हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्डी न्यूरॉन। अभी तक आप जीआई की जो सीरीज पढ़ रहे हैं मेरे पैरामेडिकल और नर्सिंग के स्टूडेंट्स, उनमें काफ़ी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। फूड जो खाया गया था वो स्टमक से होते हुए ईसोफेगस में होते हुए ईसोफेगस स्टमक और फिर उसके बाद वो पहुंच चुका है इंटेस्टीन में। इंटेस्टीन में डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। वहां पर पैंक्रियाज और लिवर के एंजाइम्स भी आ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट हो चुका है। अब बारी है फैट की। बस फैट का डाइजेशन पढ़ लीजिए, आप लार्ज इंटेस्टीन के बारे में पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अप्लाइड पार्ट पढ़ लीजिए, जीआईटी आपका खत्म, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। तो चलिए फिर उसी सीरीज में बढ़ते हैं फैट के डाइजेशन की तरफ। ओके, फैट की पहली बात ये होती है, फैट या जिसे लिपिड कहते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है। सिंपल समझते हैं आम भाषा में, टेक्निकलिटी केमिस्ट्री छोड़ दो। देशी घी, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल, ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं फैट या लिपिड ही हैं जिनको हम यूज़ करते हैं खाने में। आप कभी देखिए कि पानी में जब आप देशी घी डाल दें या तेल डाल दें, सरसों का तेल डाल दें, तो मिक्स नहीं होता, वो ऊपर बूंदे बना के तैरता रहता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो इनसॉल्युबल है, डिजॉल्व नहीं हो रहा है। बट और एक दूसरी चीज देखिए कि कभी मोबिल का या किसी चीज का पेट्रोल टाइप की उसका, या कह लीजिए कि थोड़ा सा फैट वाली चीज का दाग लग जाए, उसको हटाना हो तो आपको पेट्रोल यूज करना पड़ेगा। क्यों? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, बेंजीन या पेट्रोल स्पिरिट जो कह लीजिए उससे छूट जाता है। बट कभी भी ये जो पानी में नहीं घुलता है। पानी में क्यों नहीं घुलता है? क्योंकि पानी पोलर है और ये जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। इसमें पोलर नॉन पोलर एंड दोनों होते हैं, तो अल्टीमेटली एम्फीपैथिक होते हैं, तो ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये एग्जाम्पल हो गया। थोड़ा सा सैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ लेते हैं। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड क्या है? सैचुरेटेड का मतलब ये है कि जो कार्बन हाइड्रोजन का ऐसे स्ट्रक्चर करके जो फैट बड़ा सा मॉलिक्यूल होता है, इसमें कहीं पे भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड नहीं है। और सैचुरेटेड फैट की खासियत ये होती है कि ये सैचुरेटेड फैट, इसका एग्जांपल जैसे कि देशी घी या डालडा, जिसको कहते हैं कॉमन भाषा में डालडा एक ब्रांड नेम है, आप उसे कह देते हैं वनस्पति घी जैसे बोलते हैं। ये जो चीजें होती हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती हैं, मेल्टेड नहीं होती। बट मस्टर्ड ऑयल, रिफाइंड ऑयल, ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड हैं, मोनो अनसैचुरेटेड है। इसमें पॉली अनसैचुरेटेड की बहुत क्वांटिटी, कभी आप पैकेट उठा के देखिए रिफाइंड का, तो उसमें लिखा होगा प्यूफा इतना, म्यूफा इतना, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इतना, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इतना, सैचुरेटेड फैट जीरो, ट्रांस फैट जीरो, ये सारी बातें लिखी होती। तो सिंपल ये है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, वो हो गया हमारा सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन सा हो गया? कि जो सॉलिड मतलब लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे, जब 25-30 डिग्री का टेम्परेचर हो तो वो लिक्विड रहे, और वो हो गया पॉली अनसैचुरेटेड। पॉली मतलब जितने ज्यादा डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक, अब इनकी लिपिड क्या होता है कि वाटर से मिक्स नहीं होते हैं, बात हम कर चुके हैं, खत्म हो गई बात। एग्जाम्पल आपने क्या लिया? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड कहाँ? सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में और भी जगह प्रेजेंट होते हैं। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ चीजों को, ये जो आपने भी देखा ना, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल ईस्टर, फॉस्फोलिपिड, ये बातें हो गई। अब थोड़ा सा एनिमल सोर्सेज को देख लेते हैं। सोर्सेज हमारे पास कौन कौन से हैं? एक ये हो गया जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल सोर्सेज, और ये सैचुरेटेड वाला है, बटर, घी, मीट में जो फैट होता है, फिश में या फिश ऑयल जो निकालेंगे, पॉर्क, पॉर्क मतलब जो इसका पिग का मीट होता है, एग्स, इनमें सब में सैचुरेटेड फैट है। और वेजिटेबल सोर्सेज जो हमारे एग्जाम्पल देखिए, कुकिंग ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कुकिंग ऑयल के सारे एग्जाम्पल, ग्राउंड नट ऑयल। बट ग्राउंड नट ऑयल जो है यहाँ पे थोड़ा सा अलग। ग्राउंड नट ऑयल मतलब मूंगफली का तेल, इससे मेनली आपका वनस्पति घी बनता है, इसमें सैचुरेटेड कंपोनेंट ज्यादा होता है। तो और जैसे कोकोनट ऑयल, तेल हो गया, ऑयल ही लगा हुआ है टर्म आगे, बट ये क्या है? सैचुरेटेड है काफी ज्यादा क्वांटिटी में। इसीलिए आप देखिए नारियल की तेल की जो बॉटल है ना, जाड़े में वो जम जाता है, बट मस्टर्ड ऑयल नहीं जमता। तो सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड का अंदाजा आप इस डेली के बिहेवियर को देख के ही समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा डाइजेशन ऑफ फैट कहां पे शुरू हो गया? माउथ में। ये बस इतनी लाइन याद रखो और ये शब्द याद रखो, लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज की मैं बात कर चुका हूं। लिंगुअल लाइपेज मैंने कहां बताया था? ये लिंगुअल लाइपेज मैंने बताया था टंग में निकलता है, टंग के नीचे वाली जो ग्लैंड होती है वहां से निकलता है लिंगुअल लाइपेज। और
ये लिंगोलाइपेज हम लोग इसको स्लाइवा में डिस्कस कर चुके हैं। डोर्सल सरफेस ऑफ टंग, टंग के नीचे जो ग्लैंड्स है उनसे निकल रहा है, बट लो पीएच पे काम करता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स पे काम करता है। ट्राइग्लिसराइड्स की जो शॉर्ट चेन्स होती हैं उन पे काम करता है, लॉन्ग चेन पे नहीं करता है, और लो पीएच पे काम करता है 4 से 4.5 के बीच। मतलब ये निकलेगा तो माउथ में, बट इसका मेन काम जो करेगा वो जा करके कहाँ करेगा, ये मेन काम करेगा थोड़ा स्टमक में पहुंच करके, मुंह में बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा। फिर उसके बाद क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सलाइवा की पीएच कितना था, माउथ का पीएच कितना था, अराउंड 7, 6.8 to 7। अब गैस्ट्रिक लाइपेज निकला कहां पर, निकला यहाँ पर, ये निकला मेनली स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल जो है जीआईटी मतलब सॉरी स्टमक में निकला गैस्ट्रिक लाइपेज। नाम क्या है, गैस्ट्रिक लगा बता चुका हूं। और ये इफेक्टिव कहां पे रहेगा, एल्कलाइन पीएच पे, बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएगा कहां पर, स्टमक में। लेकिन फैट की डाइट अगर ज्यादा होगी, फैट की क्वांटिटी ज्यादा होगी, तो स्लो डाउन गैस्ट्रिक इम्पिटिंग स्लो हो जाएगी। क्यों हो गई गैस्ट्रिक इम्पिटिंग स्लो, फिर से रिवाइंड करिए अपनी पुरानी बातों को। आपने देखा था इंटेस्टाइन से 2 बड़े इंपॉर्टेंट हार्मोन निकल रहे थे, सीसीके मतलब कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन। ये कहाँ काम कर रहा था, सिक्रीटिन एक काम कर रहा था जो बाइकार्बोनेट आयंस निकाल रहा था, वाटर रिच सिक्रीशन बाइकार्बोनेट रिच पैंक्रियाटिक डक्ट से निकाल रहा था, जो पैंक्रियास के डक्ट्स वाला पोर्शन था, ठीक है। तो कहाँ निकाला था, सिक्रीटिन कहाँ काम कर रहा था, बाइकार्बोनेट आयन। लेकिन सीसीके कोलिसिस्टोकाइनिन जिसको आप पढ़ रहे थे, कोलिसिस्टोकाइनिन जो काम कर रहा था वो फैट की वजह से काम कर रहा था, और ये मेनली एक्शन कहाँ पे ले रहा था, ये मेनली एक्शन ले रहा था फैट का कहाँ पर, ये गैस्ट्रिक इम्पिटिंग को स्लो डाउन कर रहा था और पैंक्रियास से एंजाइम रिच सिक्रीशन निकाल रहा था, मतलब गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्लो डाउन कर रहा था, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को स्लो डाउन कर रहा था। और मेनली क्या कर रहा था, ये पैंक्रियास से जो एंजाइम रिच सिक्रीशन को निकाल रहा था। तो सीसी के बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, जिसे हम कोलिसिस्टोकाइनिन कहते हैं। बट इतनी बातें अगर कई बार हो चुकी है, बहुत ज्यादा ना याद रहे, बट मेनली हमें क्या याद रखना है, मेनली हमें याद रखना है कि गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है और फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। निकलेगा कहां से, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, नाम क्या है, गैस्ट्रिक लगा है, ज्यादा कुछ, लेकिन काम ये इंटेस्टाइन में भी करता है, ठीक। अब आगे देखो, आगे अगला पोर्शन हम क्या देखेंगे, आगे ये एक बार बेसिक डायग्राम तो आप देख ही चुके हो, आपको पता है, इसको डिस्कस करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अब इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि सीसीके के सिक्रीशन को करा रहे हैं, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और दूसरी चीज ये है कि मिल्क डाइजेशन में थोड़ी सी हेल्प करते हैं, क्योंकि मिल्क में फैट भी प्रेजेंट है, प्रोटीन भी प्रेजेंट है, थोड़ा सा इनका रोल नियोनेट्स में ज्यादा रहता है, बाकी बड़े हो जाने पे बहुत ज्यादा रोल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी हो गई। और पैंक्रियाटिक लाइपेज जब नहीं निकला तब ज्यादा काम करेंगे। अब थोड़ा बहुत अच्छी चीजें इसमें देखनी बाकी है, फैट के डाइजेशन की जो एकदम की पॉइंट्स है उनको समझना है। पहली बात तो सीसीके की सिक्रीशन को निकाल दिया, गॉल ब्लैडर। अब सीसीके ने एक काम और किया था, पैंक्रियास से तो एंजाइम रिच निकाला ही था, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी कम कर दिया। दूसरा नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन, कैसे भूल सकते हैं, गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट कर रहा है और कह रहा है कि भाई लिवर का सिक्रीशन, बाइल जो भरा हुआ है निकाल दो यहाँ से, और वो निकल के पहुंचा बाइल। और बाइल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किस चीज में, फैट के डाइजेशन में। अगर किसी पर्सन का लिवर खराब है, बाइल नहीं निकल रहा है, वो एंजाइम्स नहीं निकल रहा है, फैट डाइजेशन उसमें नहीं होगा। इसीलिए हम जॉइंटिस के मरीज को क्या कहते हैं, डाइट में फैट मत लीजिए, आप ग्लूकोज ज्यादा लीजिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लीजिए, फैट मत लीजिए। लिवर अगर काम नहीं कर रहा तो फैट का डाइजेशन नहीं कर पाएंगे, जो स्टूल होगा, जो फीकल मैटर निकलेगा, उसमें फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होगी, अनडाइजेस्टेड फैट निकल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इमल्सिफिकेशन आखिर क्या है। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि इस डायग्राम को देखो और समझ लो, ये जो फैट है ये घुल तो रहा नहीं है पानी में। अब फैट जब पानी में घुल नहीं रहा है तो एंजाइम्स इस पे काम कैसे करेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका रहता है कि हम इसका इमल्सिफिकेशन कर लें। इमल्सिफिकेशन कैसे करेंगे, ये जो पोलर वाला बाइल सॉल्ट है, बाइल सॉल्ट जो है वो इससे अटैच होता चला जाएगा और डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे, ये फैट के जो बड़े बड़े से टुकड़े होंगे, इनको ये जो एक साथ झुंड बना के बैठा हुए हैं फैट के मॉलिक्यूल्स, इनको अलग अलग कर देगा, इनसे जाकर के चिपक जाएगा, और इनसे चिपकते ही ये जो बाइल सॉल्ट है चिपकते ही इन्हें क्या कर देगा, वाटर में सॉल्युबल कर देगा। कैसे किया, क्यों, क्योंकि ये सब नॉन पोलर चीजें थी, वाटर में घुल नहीं रही थी। बाइल सॉल्ट लगते ही ये पोलर हो गया, और वाटर में हमेशा पोलर चीज घुल जाती है,
तो बस उसी प्रॉपर्टी का फायदा उठाते हुए इमल्सिफिकेशन किया और क्या किया, इसमें जोड़ दिया किसको, बाइल सॉल्ट के जो चार्ज आयंस थे वो इसमें जुड़ते चले गए और इसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया। और जब टुकड़ों में तोड़ दिया तो अब इन पे एंजाइम्स आराम से एक्ट कर सकते हो, डाइजेशन का प्रोसेस इजिली हो सकता है। तो यही है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आई थिंक ये क्लियरिटी हो गई, बाइल सॉल्ट का एक्शन समझ गए, उससे ज्यादा जान नहीं देनी नर्सिंग वालों को, बहुत परेशान ना हो कि क्या करें कैसे समझें। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, इमल्सिफिकेशन और डाइजेशन ऑफ फैट का। स्टमक से आया, ये बाइल साल्ट के एक्शन हुआ, ये फैट पहुंचा था, ये इससे अटैच हो गया, और अब जब अटैच हो गया, इसने बना लिया और ये पूरी तरीके से पानी में अच्छे से घुल गया, तो लाइपेजेस इसमें काम करेंगे, जो पैंक्रियाज से निकल रहा है गैस्ट्रिक, सारे एक्शन हो जाएंगे इस पे, लाइपेज काम करेंगे और फ्री फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में तोड़ देंगे। तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइग्लिसराइड, और इनको तोड़ देंगे और मिसल फॉर्मेशन कायदे से हो जाएगा। अब ये हमारा मेन डिजोल्व फॉर्म में मिसल बन गए और अब इनका डाइजेशन आगे और स्टेप्स में हो सकता है और इनका ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। अब आते हैं थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन की तरफ। इनका एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं थोड़ा बढ़िया से कि ये इंट्रोसाइट्स क्या होते हैं। इंट्रोसाइट्स को थोड़ा सा समझेंगे कि इंट्रोसाइट्स हमारे वो सेल्स होते हैं जो इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं और इनमें इनका डाइजेशन का प्रोसेस मूव करेगा। इसमें ट्राइग्लिसराइड अंदर मूव करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब तो दिखाया है, लोड नहीं लेना है। मेन चीज ध्यान देने वाली यहाँ पे काइलोमाइक्रोन है। ये काइलोमाइक्रोन की क्या कहानी है, इसको समझना पड़ेगा। पहली चीज इमल्सिफिकेशन पढ़ी, इमल्सिफिकेशन में क्या था, बाइल सॉल्ट आए, फैट के मॉलिक्यूल से जा जाके चिपक गए और चिपकने के बाद तोड़ करके उनको अलग कर लिया। बट इंपॉर्टेंट चीज है काइलोमाइक्रोन कौन सी बला है जो ये बन के तैयार हो गई है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। काइलोमाइक्रोन मेनली हेल्प करते हैं अंदर ट्रांसपोर्ट करने में। ये जो ये सेल्स का आपने डायग्राम देखा था, इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, काइलोमाइक्रोन की हेल्प से। क्योंकि इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल यहां से घुसेंगे तो ये वैसे ट्रांसपोर्टर नहीं है, जैसे आपने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में ना ट्रांसपोर्टर पढ़ लिए थे, गलट काम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन के लिए आपने ट्रांसपोर्टर हाइड्रोजन आयन की हेल्प से देख लिया था। बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये बड़े बड़े से। तो ये बड़े बड़े से जो ट्राइग्लिसराइड और फैटी एसिड के मॉलिक्यूल है, इनका मूवमेंट होगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब वेसिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर का क्या मतलब हुआ कि ये घुसेंगे सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन से फटेगी, वो पैकेट की तरीके से निकलेंगे, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं, सेल मेम्ब्रेन को इन्वेजिनेट करना पड़ेगा, एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा। जैसा अमीबा में बचपन में पढ़ते आ रहे थे वो वाली चीज, यहाँ से ऐसे पैकेट के फॉर्म में निकलेगा। वैसे नहीं हो सकता है कि आप बिल्कुल ओपन तरीके से ट्रांसपोर्टर है और खटाखट चल रहा है। यहाँ दरवाजा नहीं, दीवार ही तोड़ के निकालना पड़ेगा। दरवाजे वाला कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होते हैं। ये मेम्ब्रेन दीवार हो गई, यहाँ पे दरवाजे लगे, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इधर से उधर भेज रहे हैं चीजों को। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेम्ब्रेन को ही तोड़ना पड़ रहा है। अब काइलोमाइक्रोन क्या होता है, काइलोमाइक्रोन के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजों का। काइलोमाइक्रोन बनाने के लिए क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसके अलावा प्रोटीन का भी रोल रहता है। कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन जाकर के अटैच होते हैं इस फैट के मॉलिक्यूल से, इस मिसल फॉर्मेशन जो हुआ है इससे जाकर के अटैच होते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, ये निकलते हैं बेसोलेटरल मेम्ब्रेन से। बेसोलेटरल पहले ही बता चुके हैं, ये सेल हो गई, ये सेल की बेसोलेटरल मेम्ब्रेन हो गई इधर वाली, ये बेसोलेटरल हो गई और ये हो गई एपाइकल। अब इधर से सब चीजों का ट्रांसपोर्ट हो गया। ट्रांसपोर्ट होने के बाद काइलोमाइक्रोन बन गया और ये काइलोमाइक्रोन लिम्फेटिक सर्कुलेशन में जाएगा, मतलब ब्लड में नहीं लिम्फ में जाएगा, बहुत बड़ा है। अब लिम्फ में क्यों जा रहा है, सब चीज तो ब्लड में चली गई थी, इसको क्या मुसीबत आई जा रही थी, जो परेशान था कि अब तो हम लिम्फ में जाएंगे ब्लड में नहीं जाएंगे, ऐसा क्या शर्माना था इससे, ब्लड से शर्माना नहीं था। दिक्कत ये थी कि जो कैपिलरी के बीच में पोर्स हैं वो इतने बड़े नहीं हैं कि इसको ले जा पाए, इसलिए नहीं जाता। अमाइनो एसिड चले गए, ग्लूकोज चला गया, सब हंसते खेलते चले गए, बट कैपिलरी पोर्स से ये नहीं निकल पाए। अब ये जाएंगे लिम्फेटिक सर्कुलेशन में, ब्लड के साथ साथ लिम्फ भी फ्लो करता है ना। लिम्फ किसका पार्ट होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। कभी मौका मिला तो ये भी डिटेल में पढ़ाएंगे। बाकी
चैनल पे और चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप कभी ट्रांसपोर्ट या बेसिक जनरल फिजियोलॉजी की सीरीज देखेंगे जो MBBS लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उसमें आप इन चीज़ों को देख लेंगे। बट मेनली मोटा मोटा समझ लीजिए इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट होता है और लिम्फ सर्कुलेट होता है, अल्टीमेटली ब्लड में जाके गिरता है, लेकिन लिम्फ नोड पार करने के बाद ये लिम्फ डक्ट्स होती हैं, ठीक है। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड का पार्ट है। ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सी चीजें होती है? ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के आसपास भरा होता है ये लिम्फ बनाता है, और काइलोमाइक्रोन इससे ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ से जाता है काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन का क्या मतलब हो गया? वो जो फैट डाइजेस्ट हुआ था उससे कोलेस्ट्रॉल भी जुड़ गया, उसके साथ फैट ये क्या कहते हैं प्रोटीन्स भी जुड़ गए, ये सारी चीजें जुड़ गई, ठीक। अब थोड़ा सा आगे इस चीज को बढ़ाता हूं। अब इस समरी को समझ लो। समरी आप यहाँ पर आ गया, पेंक्रियाज ने डाइजेशन किया, तोड़ा ताड़ा, लिवर ने मिसल फॉर्मेशन करा दिए, सारी चीजें काम कर गई। अब ये स्टरीफिकेशन हुआ, कहाँ हुआ? जेजनल म्यूकोसा, वही इंट्रोसाइट, वहां पर ये प्रोसेस हुआ और फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड ये सब जुड़ के ट्राइग्लिसराइड फिर से बना लिए सेल के अंदर, यहाँ से टूट के यहाँ फिर से जुड़ गए, और कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड और बीटा लाइपोप्रोटीन, ये प्रोटीन मिल करके इन्होंने काइलोमाइक्रोन बना लिया। और काइलोमाइक्रोन बनाने के बाद ये चीज पूरी जो है चली गई अंदर। अब एक बार मोटा मोटा थोड़ा आसान तरीके से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ? खाना खाया गया, खाना जब मुंह में खाया गया तो वहां साथ में कौन सा निकला था? लिंगुअल लाइपेज। कोई बहुत ज्यादा काम नहीं किया उसने, फिर उसी खाने के साथ वो टहलता हुआ चला गया। अब उसने थोड़ा बहुत काम कहाँ किया? स्टमक में किया। क्यों किया? क्योंकि जो उसके मतलब की pH थी एसिडिक वाली वो स्टमक में उसको मिली। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो स्टमक से आगे बढ़ करके गया, स्टमक में एक हार्मोन और निकला, कौन सा? वो सॉरी एंजाइम और निकला, कौन सा? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज भी आया, लेकिन उसको काम करना कहाँ अच्छा लगता था? अल्कलाइन पीएच में। तो उसने मेनली काम कहाँ पे किया? उसने किया काम इंटेस्टीन में पहुंच के। अब इंटेस्टीन में ही असली कहानी फैट डाइजेशन की शुरू हुई। वहां पर गैस्ट्रिक लाइपेज भी प्रेजेंट था, पैंक्रियाटिक लाइपेज भी प्रेजेंट था, और बाइल भी आ चुका था लिवर से निकल के गॉल ब्लैडर पे होते हुए। तो ये जो बाइल आया था, बाइल ने क्या किया? फैट को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, और टुकड़ों में तोड़ कर ये सारे एंजाइम उस पर काम किए, एक्शन हुआ अच्छे से, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट भी तो करना था। तो ये फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड में टूट तो गया, बट अंदर जाकर के जो जेजुनम का ये सेल था, जेजुनम का ये सेल था जो हम विलाई में पढ़ते हुए आए ना, कि विलाई के चारों तरफ सेल देखे थे ब्लड कैपिलरी में, इनिशियल 2-3 लेक्चर पीछे जाना तो मिलेगा। तो स्टरीफिकेशन में आपने ये चीज देखी कि यहाँ पर ये फिर से कंबाइन किया, और कंबाइन करके बना ट्राइग्लिसराइड। थोड़ा और जूम इन कर देता हूँ इसको। ये चीज ये बना, कहां पर पहुंचा? स्टरीफिकेशन हुआ और ये बना ट्राइग्लिसराइड जेजुनम में। ये कैसे बना? ये बना ट्राइग्लिसराइड। थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, अब मजा आएगा। ये ट्राइग्लिसराइड कंबाइन कर ट्राइग्लिसराइड में के साथ ये जुड़ा, ये सब चीजें क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने में इन चीजों की जरूरत थी, और बन गया काइलोमाइक्रोन। ये जो काइलोमाइक्रोन था इसमें क्या था? कोलेस्ट्रॉल था, बीटा लाइपोप्रोटीन थी, और फॉस्फोलिपिड थे, मतलब फॉस्फेट जुड़ा लिपिड के साथ, कोलेस्ट्रॉल जुड़ा, बीटा लाइपोप्रोटीन जुड़ा, और ये अल्टीमेटली जुड़ करके कहां पहुंचा? ये पहुंचा जाकर के कहां? लिम्फ में। ब्लड में नहीं गया, लिम्फ में गया, और ये काइलोमाइक्रोन का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब जाकर के फैट अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, और ये सब टूट जाएंगे उससे, फिर लौट के वापस आ जाएंगे, फिर बॉडी यूज करेगी। तो आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कमेंट करके बता देना, 2-3 बार और समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है। थैंक यू।